भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ना कई महान हस्तियां थीं, लेकिन उनमें से एक आवाज वो कुछ अलग ही थी। एक ऐसी आवाज जो कविताओं से गूंजती थी। तो चलिए आज इन्हीं स्लाइड्स के जरिए जानते हैं भारत की बुलबुल कही जाने वाली सरोजिनी नायडू की कहानी। तो ये भारत की बुलबुल आखिर थी कौन? मतलब ये नाम इतना मशहूर क्यों है? क्या वो सिर्फ एक कवयित्री थीं या उनकी पहचान इससे कहीं ज्यादा थी? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। उनकी पहचान ना किसी एक दायरे में बंधी नहीं थी। वो एक कवयित्री थीं जिनकी कलम में जादू था। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थीं जिनकी आवाज में आग थी। और हाँ, वो एक नेता भी थीं जिनकी सोच वक्त से बहुत आगे थी। देखिए, हर महान कहानी की तरह इनकी कहानी की शुरुआत भी एक असाधारण बचपन से होती है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि उनकी इस कमाल की प्रतिभा की नींव आखिर पड़ी कैसे। सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में। और उनके घर का माहौल ही कुछ ऐसा था, मतलब ज्ञान और कला से भरा हुआ। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक जाने माने वैज्ञानिक थे और माँ वरदा सुंदरी देवी एक कवयित्री। तो ये तो साफ है कि ज्ञान और कविता, ये दोनों चीजें उन्हें विरासत में मिली थीं। और उनकी ये प्रतिभा ना बचपन से ही दिखने लगी थी। जरा सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसी असाधारण टैलेंट को देखते हुए उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए लंदन और कैम्ब्रिज भेजा गया। और पता है उन्हें विदेश भेजने का फैसला क्यों लिया गया? जो बात सच में हैरान करती है वो ये है कि उनके पिता ने यह फैसला तब लिया जब उन्होंने सरोजिनी की लिखी 1300 लाइन की एक लंबी अंग्रेजी कविता पढ़ी। सोचिए, 1300 लाइनें, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी रचना, वाकई कमाल है। तो जब वो इंग्लैंड में पढ़ रही थीं, उसी दौरान उनकी कविताओं की तो जैसे धूम ही मच गई। उनकी कविताएं इतनी मीठी, इतनी मनमोहक थी कि लोग सुनकर बस खो जाते थे। और जानते हैं, यहीं से उन्हें वो मशहूर खिताब मिला, भारत की बुलबुल, यानी द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। लेकिन कहानी बस इतनी ही नहीं है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक कवयित्री की कलम देश की आज़ादी की आवाज बनी और उसने इतिहास रच दिया। जब सरोजिनी भारत वापस आई ना, तो यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। देश में आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। और इसी दौरान उनकी एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। गांधी जी के विचारों का, उनके सिद्धांतों का सरोजिनी पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी पूरी जिंदगी देश के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित कर देंगी। उनकी जो काव्यात्मक शक्ति थी ना, वो अब उनके भाषणों में झलकने लगी। सोचिए, एक कवयित्री की आवाज अब क्रांति की आवाज बन रही थी। उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को आजादी के लिए जगाया। और उनके भाषण इतने असरदार होते थे कि उन्हें सुनने के लिए हजारों हजार लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। पर सरोजिनी नायडू का संघर्ष सिर्फ देश की आज़ादी तक ही सीमित नहीं था। नहीं, वो महिलाओं के अधिकारों के लिए भी एक बहुत मजबूत आवाज थी। देखिए, उनकी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक आज़ादी की नहीं थी, उनका एक सपना था। वो चाहती थीं कि भारत की हर महिला शिक्षित हो, समाज में सिर उठाकर जिए और उसे वो सम्मान मिले जिसकी वो हकदार है। अब एक साल पर ध्यान देते हैं, 1925। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये भारतीय इतिहास में और खासकर महिलाओं के लिए एक मील का पत्थर है। जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि 1925 में सरोजिनी नायडू बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष। और ये कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं थी। वो इस पद तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। एक ऐसी उपलब्धि जिसने सच में इतिहास रच दिया था। तो अब बात करते हैं उनकी विरासत की। मतलब वो हमारे लिए क्या छोड़ गईं और हम उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने एक और इतिहास रचा। उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया और इसके साथ ही वो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। अगर उनके जीवन को देखें तो 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, टैलेंट और एजुकेशन में सच में समाज को बदलने की ताकत होती है। दूसरी, कि देश की सेवा करने से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। और तीसरी और सबसे अहम बात, कि महिलाएं किसी भी फील्ड में कुछ भी हासिल कर सकती हैं। 2 मार्च 1949 को सरोजिनी नायडू इस दुनिया से चली गईं, लेकिन उनके विचार, उनकी विरासत, वो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर उनकी विरासत आज के दौर में भी इतनी जरूरी क्यों है।